नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कवि और कथाकार की चर्चित कहानी अपना अपना भाग्य की। अपना अपना भाग्य कहानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐसी बातों का चित्रण है जिसमें किसी के भाग्य के सहारे जीवन व्यतीत करने की कथा का वर्णन है। तो जब हम किसी कहानी की समीक्षा करने लगते हैं तो सदैव इन बातों पर जोर देते हैं। कहानी की कथा वस्तु या कहानी का सारांश देखते हैं, फिर चरित्र चित्रण, फिर संवाद, फिर भाषा शैली, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और शीर्षक, इन बिंदुओं को देखते हैं। तो ये जो कहानी है ये एकदम नए ढंग की कहानी है। इसके जो पात्र हैं उन पात्रों का किसी का नाम है ही नहीं। तो पात्र कौन कौन से हैं? लेखक स्वयं है इस कहानी का पात्र, लेखक और मुख्य रूप से लेखक का मित्र और एक बालक, ये तीन कहानी के पात्र हैं। और इसकी कथा वस्तु या कहानी का सारांश शुरू होता है लेखक के एक जगह घूमने के स्थल से, यानी लेखक ठंडे स्थान हिमाचल में घूमने गया होता है। उस स्थान का चित्र इसमें प्रस्तुत है और वो कहानी क्या कह रही है उसका मैं आपको सारांश बताता हूँ। कहानी में लेखक और उसका मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं और वहाँ के बर्फीले पहाड़, चोटियाँ, नदी, नाले और वहाँ के रहन सहन, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, साज सज्जा को देखकर वे अत्यंत प्रसन्नचित्त होते हैं। इतने में बर्फ पड़ी होती है और बर्फ को देखकर वो और प्रफुल्लित हो जाते हैं। और लेखक बताता है कि उस स्थान पर अंग्रेज सैलानी भी घूमने आते हैं। कहाँ पर? नैनीताल में अंग्रेज सैलानी घूमने आते हैं तो उनका पहनावा एकदम अलग ढंग का होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज सैलानी अपने देश में घूम रहे हों। पुरुषों का पहनावा जो है वो है, स्त्रियों के पहनावे में एक खुलापन दिखाई देता है कि वो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, सिर पर पल्लू नहीं रखती हैं स्त्रियां और स्वच्छंद रूप से विचरण कर रही होती हैं। उसके ठीक विपरीत लेखक कहता है कि भारतीय स्त्रियां देखने में ही वो डरी और सहमी हुई दिखाई पड़ती हैं। सिर पर से पल्लू बार बार छूटने न पाए ऐसा वो व्यवहार कर रही होती हैं। और जो भारत की स्त्रियां हैं वो अधिकतर समूह में चलना पसंद करती हैं। उसके ठीक विपरीत जो अंग्रेज सैलानी आए हैं वो स्वच्छंद होकर घूमती हैं। स्त्रियां आगे आगे, पुरुष उनके पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत में भारत की स्त्रियां पीछे पीछे और पुरुष आगे आगे चल रहे होते हैं। ऐसी स्थिति उस स्थल की है, ऐसा चित्र खींच रहे हैं कौन? जैनेन्द्र जी। कि ऐसे चित्र को प्रस्तुत करने वाली कहानी अपना अपना भाग्य है कि इसमें पहले तो देश काल और वातावरण का चित्र खींच देते हैं। कथा वस्तु साथ में पहले जो कथा वस्तु का मुख्य स्थल है उस बात को बता रहे हैं और आगे वे कहते हैं कि उसी बीच में से अचानक ठंड बढ़ने लगती है और एक एक करके जो सैलानी हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो सैलानी किसी दूर स्थल पे चले जाते हैं और उनमें से केवल लेखक और लेखक का मित्र बचता है। तो वो भी अब होटल की ओर जाने को उद्धत होते हैं। तभी
उस स्थान पर भूख से पीड़ित हुआ और एकदम निर्वस्त्र अर्थात छोटा सा कपड़ा पहने एक गरीब का लड़का उन्हें भूख और ठंड से कांपता हुआ मिल जाता है। उस बच्चे के पास न तन ढकने के लिए वस्त्र है, न भूख मिटाने के लिए अन्न है। वह बालक काम की तलाश में भटकता है, किंतु उसे कहीं काम नहीं मिलता है। वह लेखक तथा उसके मित्र को अपने परिवार तथा अपने मित्र के विषय में बताता है। लेखक, उसका मित्र बालक की सहायता करना तो चाहते हैं, किंतु सहायता करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं और अगले दिन आने के लिए कहते हैं। किंतु अगले दिन ठंड के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। जब बच्चे की मौत हो जाती है तो लेखक और उनका मित्र बालक का ये भविष्य मान लेते हैं कि ये उसका भाग्य था, जबकि ऐसा कतई नहीं था। आगे लेखक खुद ही बताते हैं कि इस कहानी में अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए एक बालक विवश है। 10 वर्ष का बालक परिवार में भूख से पीड़ित होकर अपने परिवार को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसका जो पिता है वो नशे का शिकार है और नशे का शिकार होकर के वह जब आता है तो बच्चे भूख से पीड़ित होते हैं। उसकी माँ भी बच्चों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहती है, तो उसका पिता उन बच्चों को पीटता है। तो इस पीड़ा को न सहन कर पाने के कारण उसका बगल का एक मित्र होता है। वे दोनों बालक अपने घर से निकल पड़ते हैं। लेखक का मित्र कहता है तब आगे क्या हुआ? तो वो बालक बताता है कि हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर इस शहर नैनीताल में पहुंचते हैं, जहां एक हलवाई के घर हम नौकरी करने लगते हैं। तो शुरुआत में कुछ दिनों तक तो स्थिति ठीक रही, किंतु उसके बाद जो हमारा सेठ था हम दोनों को मारने पीटने लगा। और एक दिन ठंड मेरा मित्र भोजन कर रहा था, अर्थात वहीं पर एक सैलानी ने भोजन किया और छोड़ दिया था उसे, वो खाने लगा। तो इस दृश्य को देख करके सेठ ने उसे पीटा, पीटते ही उसकी मौत हो गई। यह देखकर बच्चा भी मन में डरा और उस स्थान से वह निकल पड़ा और निकल करके लेखक के समीप आया कि मेरी सहायता करो, कोई नौकरी हो तो दे दो। और तो इस पर लेखक का मित्र कहता है कि अंग्रेजी में बात करता है लेखक से कि इसको तो नौकरी दे दें, किंतु ये बेईमान तो नहीं होगा या कुछ लेकर रफू चक्कर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी बच्चे होते हैं, इनकी बात का कोई विशेष भरोसा नहीं होता है, तो हम कैसे विश्वास कर लें। तो इस पर लेखक अपने मित्र से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा देखने में ईमानदार लग रहा है, इसको नौकरी देने में ही भलाई है। लेकिन लेखक का जो मित्र है वो कहता है आज नहीं, अभी नहीं, बाद में आना। तो इस पर वो जो छोटा सा नन्हा सा बालक है वो कहता है कि अच्छा कुछ रुपए उधार ही दे दीजिए, भूख लगी है, भोजन करना है, कपड़े नहीं है, कपड़े पहनना है। तो फिर लेखक का मित्र अंग्रेजी में बात करता है लेखक से कि पैसे तो छुट्टे नहीं हैं मेरे पास, नहीं तो 1-2 रुपए इसे दे देता, 10 रुपए हैं और हमारी इतनी आमदनी कहाँ कि इसे 10 रुपए दे सकें। तो लेखक मनोभावना व्यक्त करता है कि 10 रुपए का कमरा मिला है केवल 1 दिन के लिए
और बच्चे को देने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए उसके मित्र के पास पैसा नहीं है, या वह अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। तो लेखक इसी अंतर्द्वंद में फंसा है। तो इतने के बाद लेखक का मित्र कहता है कि कल आ जाना, कल हम तुम्हारी सहायता करेंगे ठीक 11 बजे। तो वो जो बालक है ठीक 11 बजे बात सुन करके थोड़ा नाराज होता है। इधर लेखक का मित्र होटल की तरफ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे वकील भी रह रहे हैं, घूमने आए हैं जो। तो वो बच्चे के बारे में बातचीत करते अपने होटल में जाते हैं और वहाँ सो जाते हैं। इसे इधर ठंड से पीड़ित हुआ बच्चा एक वृक्ष के नीचे जाकर शरण लेता है। जब अगली सुबह होती है, लेखक और उसका मित्र तैयार होकर के उस होटल की तरफ जा रहे होते हैं, पहुँचते हैं, सॉरी, जब वो पहुँच जाते हैं तो सोचते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया। तभी उनका एक ड्राइवर बताता है कि कल भूख और ठंड से पीड़ित एक बच्चे की रास्ते में इस वृक्ष के नीचे मौत हो गई है। जब ये सूचना वो पाते हैं तो आहत होते हैं और कहते हैं कि ऐसे तो हजारों बच्चे हैं, इसमें सरकार का दोष है, हमारा दोष नहीं है, ये उस बच्चे का भाग्य है। न कि अगर हम सहायता कर देते तो उसका क्या हो जाता, आज नहीं तो कल उसकी यही स्थिति तो होनी थी। इस तरह से जैनेंद्र जी ने सामाजिक विषमता का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है कि समाज में गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना लेखक का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जैनेंद्र जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिसकी अपनी सामाजिक पहचान नहीं होती, वह व्यक्ति शोषित होकर अपनी पहचान के अभाव में कहीं न तो नौकरी कर पाता है और न कहीं अच्छे से रह पाता है, और अंत में तड़प तड़प कर उस व्यक्ति को अपने प्राणों की आहुति देना पड़ता है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये अंतर्द्वंद, मनोविश्लेषण और अपने द्वारा किसी के न सहयोग कर पाने की कथा इसमें वर्णित है, और सहयोग न करने पर ये बताना कि ये बालक का भाग्य है। ऐसी बातों को व्यक्त किया गया है कि व्यक्ति अपनी नाकामी को दूसरों के ऊपर इसमें इस समय थोप देता है, जबकि ये जो नाकामी है उस व्यक्ति की स्वयं की नाकामी है। इस तरह से इसकी कथा वस्तु गरीब, वंचित, शोषित बालक को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जो हमारे सामने समाज के यथार्थ चित्र को प्रस्तुत कर रही है। ये तो रही कथा वस्तु। अब हम चर्चा करते हैं पात्र और चरित्र चित्रण की। तो देखिए, कहानी में किसी भी पात्र का नाम नहीं आया है। उसमें लेखक स्वयं कि मैं करके उसने अपना नाम संबोधित किया है, और मेरा मित्र अर्थात लेखक का मित्र, और तीसरा पात्र इसमें बालक है। जो लेखक है, ये लेखक का स्वभाव कैसा है? उदासीन है, कि वो बालक के प्रति कोई सहानुभूति नहीं व्यक्त करता। ऊपर से बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी है कि इस बात को व्यक्त करना कि कहीं जो बालक है यह चोर न हो, इसको नौकरी पर रख रहे हो, इसकी कोई जान पहचान नहीं है, तो इसे क्यों रख रहे हो। अब इसके बाद लेखक जो है ये तर्कशील भी है, हर बात पर अपने तर्क देने वाला है। ऐसा बुद्धिजीवी जो एक एक बात पर टिप्पणी करता रहता है, और
यह तटस्थ भी है। तटस्थ कैसे है कि न तो बालक की सहायता करने के लिए उद्धत होता है, न तो बालक की मौत पर बहुत शोक व्यक्त करता है। उस पर अपने विचार देता है कि आखिरकार बालक की मौत हुई क्यों। इस बात का चित्र लेखक प्रस्तुत करता है। और उसके अंदर, लेखक के अंदर एक गुण और है, और वह गुण क्या है? वह विचारशील भी है, अपने विचार व्यक्त करने वाला है। कि लेखक उस बालक के जीवन पर अपने विचार अपने अनुसार से व्याख्या करता है कि गरीबी में वो कैसे पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर पैदा हुआ 10 वर्ष की अवस्था को कैसे पहुंचा, और वह कहाँ पर नौकरी किया, और होटल में नौकरी छोड़कर जब वो वहाँ से आया तो वो हम लोगों से मिला तो उसका स्वभाव कैसा था। और उसकी कहानी को जीवंत बनाने के लिए लेखक ने क्या किया? लेखक ने उसके जीवन पर ही कहानी लिख दी। अब असली जो इस कहानी का नायक मुझे लग रहा है, उस कहानी का नायक तो बालक है, लेकिन बालक के साथ सहनायक यदि कोई हो सकता है तो लेखक का मित्र है। लेखक का मित्र क्या है? भावुक है। उसके पास छुट्टे नहीं हैं। इतनी गहरी ठंड में वह केवल वह ही ऐसा व्यक्ति है जो बालक की सहायता करना चाहता है, और कम से कम दिखावे के लिए ही वह पैसे तो देने का यत्न करता है, हालांकि उसके पास छुट्टे नहीं हैं। ये उसकी समस्या है। भावुक होने के साथ साथ सहृदय भी है, यानी बच्चे के हृदय को समझने वाला है, और इसीलिए उसे अपने साथ रखने की बात लेखक से वह करता है। तीसरी विशेषता उसके चरित्र में यह है कि वह सहानुभूति करने वाला है, कि वह उसके दुख में दुखी होने वाला है। जब बालक उससे बताने लगता है कि मैं इस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए शहर में पहुंचा हूं, तो वो उसके प्रति संवेदना या सहानुभूति भी व्यक्त करता है। और इसके बाद चौथी विशेषता क्या है? वह पेशे से वकील भी है। कौन? लेखक का मित्र। अब इसके बाद वह लेखक का मित्र क्या है? मनोविश्लेषणवादी भी है। मन का विश्लेषण करने वाला भी है लेखक का मित्र। और उसके स्वभाव में बालक की सहायता चाहने वाला व्यक्ति भी है। चाहने वाला लेखक जो है वो बालक की सहायता भी करना चाहता है, कि किसी भी तरह से मैं बालक की सहायता कर सकूं, लेकिन उसके पास छुट्टा नहीं है, इसलिए वह सहायता नहीं कर पाता। लेकिन इतने सैलानी थे, उन सैलानियों में लेखक का मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उस बालक की सहायता करने के लिए उत्सुक है। अब हम चलते हैं बालक पर। तो बालक 10 वर्षीय बालक है, जो घर पर अपने भूख और यातना से पीड़ित होकर शहर की ओर निकल पड़ता है। और वह निश्चल स्वभाव का है। निश्चल यानी लेखक और उसके मित्र को अपने बारे में बताने में उसे तनिक भी परहेज नहीं है। वह लेखक को अपने बारे में तुरंत बता देता है। कहने का तात्पर्य ये है। तीसरी चीज उसके चरित्र में है कि वह प्रतिनिधित्व करने वाला है। वह गरीब वर्ग का चित्र प्रस्तुत करने में
तनिक भी संकोच नहीं करता है। तुरंत वह अपनी गरीबी का वर्णन कर देता है कि मैं ही नहीं आया था, मेरे साथ मेरा मित्र भी आया था जिसकी मौत हो चुकी है। तो प्रतिनिधित्व करने वाला भी वह व्यक्ति है। संवेदना युक्त है कि वह लेखक और उसके मित्र दोनों की संवेदना को समझने वाला है। और चौथी चीज़ साहसी है। साहसी इस बात के लिए है कि जब सेठ के द्वारा उसके मित्र सेठ के यहाँ उसके मित्र की मौत हो जाती है तो वह वहाँ से भागने का साहस जुटाता है और वहाँ से भाग भी जाता है और इसके साथ साथ संघर्षशील भी है। लेखक के पास और उसके मित्र के पास नौकरी मांगने के लिए वह पहुँच जाता है, इसलिए वह क्या है, संघर्षशील भी है। और अंत में उसका जो जीवन है वो किस तरह बीतता है, भाग्य के सहारे। उसका जीवन भाग्य के सहारे पूर्ण होता है। अब ये तो रही इतनी बात। अब इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, कथोपकथन और संवाद की चर्चा। कथोपकथन और संवाद की चर्चा। कथोपकथन कहते किसे हैं या संवाद कहते किसे हैं, तो पात्रों की आपसी बातचीत, पात्रों की आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है, संवाद। इस कहानी में भी संवाद योजना अत्यंत रोचक है। पहले तो लेखक कहानी जब शुरू करता है तो वो नैनीताल की पहाड़ियों, बर्फीले वृक्षों, बर्फीले मैदानों और अपने होटल का चित्र और वहाँ के लोगों का, स्त्री पुरुषों के स्वभाव को व्यक्त करता है। फिर तब तक उन्हें एक बालक आता हुआ दिखाई देता है और वह बालक कोई और नहीं है बल्कि गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला और आज के गांवों और शहरों की सच्चाई बयान करने वाला बालक है। जब लेखक और उसके मित्र के सामने पहुंचता है तो लेखक पूछता है कि अरे तुम कौन हो। तो बालक बताता है कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ साहब, कहीं नौकरी मिलेगी। तो इस पर लेखक कहता है कि इसके लिए तो तुम किसी कंपनी में जाओ, तुम्हारी उम्र छोटी है। तो वो कहता है साहब कंपनी में जाऊंगा तो वहाँ नहीं रखते हैं, मुझे 1 रुपये पर ही रख लो। तो ये पात्रों की आपसी बातचीत होती है। ऐसे ही कई संवाद हैं। फिर लेखक का मित्र भी पूछता है। अब इसके बाद भाषा शैली। पात्रों के द्वारा उपयोग की जाने वाली ध्वनि को उसकी भाषा कहा जाता है। अब इसमें कैसे पात्र हैं, पात्र 2 पात्र, लेखक व उसका मित्र शिक्षित पात्र है और बालक जो है वो अशिक्षित है और उसकी आयु बहुत ही कम है। तो उसे पात्रानुकूल बनाने के लिए जैनेन्द्र जी ने इस बात का ध्यान दिया है कि जब वकील और उसका मित्र यानी लेखक व उसका मित्र आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ बातों के निराकरण के लिए वो अंग्रेजी में बात कर लेते हैं ताकि बालक समझ न पाए। और वहीं बालक जो अबोध है, अज्ञानी है, उसकी भाषा में एकदम देहातीपन, गांव के शब्दों का समावेश है कि वह सर नहीं कहता है लेखक और उसके मित्र को साहब कहता है। इसका कारण क्या है कि उसकी भाषा देहाती है और पात्रानुकूल है। तो भाषा खड़ी बोली,
खड़ी बोली है और पात्रानुकूल है, पात्र के अनुकूल। शैली कैसी है? शैली है सरल, सहज, प्रवाहमयी, माधुर्य गुण युक्त शैली है। माधुर्य गुण युक्त शैली का प्रयोग किया गया है। एक तरह से गवेषणात्मक शैली भी आप कह सकते हैं। अब इस कहानी के देश, काल और वातावरण की चर्चा करते हैं। कहानी जहाँ घटित हुई है उसे कहानी का देश कहते हैं। तो ये कहानी घटित कहाँ हुई है? ये कहानी घटित हुई है नैनीताल में। किस स्थान पर घटित हुई है? नैनीताल में ये कहानी घटित हुई है। तो इसमें कहाँ का चित्र है? नैनीताल का। ये तो इसका देश क्या है? नैनीताल। और काल यानी घटना कब घटित हुई है? सर्दियों में, यानी ठंडी के आने पर। सर्दियों की घटना है कि चारों तरफ से बर्फ़ ने पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया था। जहाँ देखिए बर्फ़ ही बर्फ़, ठंड की चादर पड़ी हुई थी। सैलानी ठंड के मारे उस स्थान से अपने अपने होटलों को जा चुके थे। वातावरण निर्माण में भी जैनेंद्र जी अत्यंत सफल हुए हैं। वातावरण के लिए ये क्या कहते हैं कि अपना अपना भाग्य कहानी जब आरंभ होती है, जिसमें संध्या के समय का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है और लेखक ने नैनीताल के वातावरण को सजीव बनाने के लिए जितना कुछ हो सकता था उतनी युक्तियों का प्रयोग उसने किया है। अब अंत में हम किस बात अंत नहीं, अब उद्देश्य की चर्चा करेंगे कि लेखक ने किस उद्देश्य को लेकर के यह कहानी वर्णित की है। लेखक का उद्देश्य इसमें यह है कि गरीबी के यथार्थ चित्र को साकार रूप देना, यानी गरीबी और भूख से पीड़ित हुए व्यक्ति की सहायता करने के लिए उन्मुख होने की बात का चित्रण इसमें जैनेंद्र जी ने किया है। गरीबी को दिखाने के लिए इन्होंने ये कहानी लिखी है और इसका उद्देश्य क्या है कि अपना अपना भाग्य, जो कहानी है इसमें सामाजिक विषमता, अमीर गरीब के बीच की खाई और पाठक को सामाजिक परिस्थितियों पर सोचने के लिए, विवश करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही यह उद्देश्य है कि व्यक्ति को परोपकारी बनना चाहिए, दूसरे पर उपकार करने का भाव होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? परोपकारी बनना। अंत में इस कहानी का शीर्षक, यानी जो कहानी का नाम है, क्या ये उचित है अथवा अनुचित है? तो इस कहानी में जब बच्चे की मौत हो जाती है तो बच्चे की मौत होने पर लेखक अपने मित्र से कहता है कि ये हमने उसकी सहायता नहीं की, ये बच्चे का भाग्य है। अर्थात ये बच्चे के भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह अच्छा जीवन जिए या बुरा जीवन जिए। क्योंकि अगर बच्चा अच्छा कर्म करता
तो वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होता और उसे गरीबी नहीं देखनी पड़ती। किंतु बच्चे का कर्म सही नहीं था, इसलिए अपनी गलती छुपाने के लिए जैनेंद्र जी कहते हैं कि ये बच्चे का भाग्य है। तो जो नाम इन्होंने दिया है अपना अपना भाग्य, ये कहानी का जो नाम है, अत्यंत ही उत्कृष्ट शीर्षक निर्माण जैनेंद्र जी ने किया है। तो प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। किंतु आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसे और आप दुगनी तेज़ी से बढ़ाइए, अपने सभी मित्रों को भेजिए ताकि वो भी इन कहानियों की कथा, वस्तु, पात्र, चरित्र, चित्रण, कथोपकथन और संवाद, भाषा, शैली, देश काल और वातावरण उद्देश्य का लाभ ले सकें। अन्यथा इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, सब पर इस आधार पर कहानियों का विवरण नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ उद्देश्य ये होता है कि पढ़ाना नहीं, कम समय में बच्चे को ये विश्वास दिलाना कि हमने पूरी कहानी को पढ़ा दिया है, लेकिन जो मूल संवेदना है उसको किसी चैनल पर नहीं पढ़ाया जाता। तो प्यारे छात्रों, आशा है कि आप इसे शेयर अवश्य करेंगे। कल जब मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।